नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। आज का वीडियो सांख्यिकी विषय पर ही आधारित है। जैसा आपका प्यार मुझे पहले के वीडियोस में मिला है, मैं चाहूँगा उसी प्रकार का प्यार आदि इस वीडियो में भी मिले। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से एमओएम के विद्यार्थियों को सांख्यिकी विषय के संबंध में जानकारी देना है। मैंने जो भी चीज़ें तैयार की है वो इस संबंध में लिखित पुस्तकों के आधार पर ही तैयार किया है। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार के किसी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें मैं शुरू कर रहा हूँ। आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सांख्यिकी के बारे में बताया है। यदि नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें, तो आपको ये आगे की चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर सांख्यिकी में हमें ये चीज़ें बनानी आ गई या ये चीज़ें हमें समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ कि सांख्यिकी से सरल विषय कुछ भी नहीं है। जब मैं पढ़ा करता था तब मेरे एक परम मित्र मिस्टर अरुण गुप्ता, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी, उन्होंने मुझे इस विषय को समझाया था। तब उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि अगर आपने इस विषय के मुख्य चीज़ों को समझ लिया तो फिर ये विषय आपको कभी भी कठिन नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको समझने के बाद मुझे कभी भी सांख्यिकी जैसा विषय कहीं पर भी कठिन नहीं लगा। तो शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ सांख्यिकी में आवृत्ति या जिसे हम बारंबारता कहते हैं या जिसका अंग्रेजी नाम फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बारंबारता। तो इसका अगर हम बारंबारता नाम को ध्यान में रखें तो ये सबसे सरल नाम है। अर्थात आवृत्ति या बारंबारता का आशय ऐसे समूहों से है जो किसी अनुसंधान कार्य को करने के लिए एकत्रित किए गए हैं तथा जिसके आधार पर ही गणना कार्य संभव होता है। अर्थात ऐसे समूह जो किसी अनुसंधान कार्य को करने के लिए एकत्र किए गए हों और जिसके आधार पर गणना करना संभावित हो। देखिए, सांख्यिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की श्रेणियां उपयोग में लाई जाती है। जो भी प्रश्न हमें मिलते हैं वो इन्हीं 3 श्रेणियों के अंतर्गत मिलते हैं। पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जब गणना कार्य बहुत छोटा होता है, अर्थात हमें केवल कुछ लोगों के किसी चीज़ की गणना करनी होती है, तब हम आंकड़ों को इस व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विश्लेषण के लिए लाते हैं। जैसे हमें किसी एक विषय के अंकों की गणना करनी है या किसी एक महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ के वेतन, खर्चों आदि की गणना करनी है। जैसे एक उदाहरण समझे तो हमें सांख्यिकी विषय में 10 विद्यार्थियों के अंक क्या हैं ये जानना है, तो हम इस विषय के अंतर्गत 10 विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर लिख देंगे और इसके आधार पर जो भी हमें सांख्यिकी गणना करनी है वो हम आसानी से कर लेंगे। अर्थात इसमें समंक बहुत छोटे रूप में होते हैं ताकि गणना कार्य आसान हो। दूसरा आता है विच्छिन्न श्रेणी, जिसे हम खंडित श्रेणी भी बोलते हैं। इंग्लिश में से बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। जब अनुसंधान का क्षेत्र कुछ बड़ा हो जाता है तो हमें इस श्रेणी का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत सीरीज में हमने सिर्फ एक महाविद्यालय के एक क्लास के विद्यार्थियों का लिया था। यहाँ यदि हमें पूरे शहर में स्थित जितने भी महाविद्यालय हैं उनके सांख्यिकी विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर गणना कार्य करना हो तो हमें खंडित श्रेणी का उपयोग करना पड़ता है। इसमें अंकों को खंडित करके उसी में संख्याओं को लिखा जाता है। इसका प्रमुख दोष ये होता है कि इसमें बीच की संख्याओं को दूसरे में शामिल करना पड़ता है। जैसे उदाहरण देखें हमने कि सांख्यिकी में प्राप्त अंक हम यहाँ केवल ले रहे हैं 10, 25, 30, 45, 55, 65, 80। जो अंक जितने जितने मिले थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब इसमें आप देखेंगे तो 10 से 25 के बीच के अंक नहीं लिखे गए हैं, 25 से 30 के बीच के अंक नहीं लिखे गए, 30 से 45 के बीच अंक नहीं लिखे गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये बीच की चीज़ों को हमें पहले या बाद में शामिल करना होता है। जैसे ये बोल दें हमने कुल 500 लोगों की गणना की, ये उनकी संख्या थी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं नीचे। अगली बात जब हम आते हैं तो जो तीसरी श्रेणी होती है उसे बोला जाता है अविच्छिन्न श्रेणी या अखंडित श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसका उपयोग एक बहुत बड़ी संख्याओं के आधार पर अनुसंधान कार्य को करने के लिए किया जाता है। इसमें वर्गांतर तैयार करते हुए उसी के आधार पर गणना का कार्य किया जाता है। ये वर्गांतर दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जब गणना का कार्य हमारा बहुत बड़ा हो, जैसे हमें एक राज्य के सभी महाविद्यालयों की किसी गणना को शामिल करना है, तब हम अविच्छिन्न श्रेणी में डाटा एकत्रित करते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की विधि होती है। पहली होती है अपवर्जी विधि, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग की उच्च सीमा, जिसे हम L2 के नाम से भी जानते हैं, अगले वर्ग की निम्न सीमा L1 होती है। इस विधि में किसी वर्ग की उच्च सीमा को उस वर्ग के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता, बल्कि उसके बाद वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात अगर 20 है तो हम 20 को यहाँ पर शामिल ना करके अगले में शामिल करेंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यदि हम 0 से 10 में कोई अंक 10 की संख्या आती है तो हम इसे 0 से 10 में शामिल ना करते हुए 10 से 20 में शामिल करेंगे। व्यक्तियों की संख्या जैसे 115, 145, 165, 375, 115, 85, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। व्यक्तियों की जो संख्या है इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अर्थात 0 से 10 आय वालों की संख्या 115 थी, 10 से 20 वालों की आय प्राप्त करने वालों की संख्या 145 थी। कुल मिला के हमने 1000 लोगों का गणना यहाँ पे किया। दूसरी होती है समावेशी विधि, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। इस प्रकार के वर्गीकरण में निम्न सीमा व उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसी वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है जिसको खंडित हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई कुर्सी हो गए, पंखे हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, जिसका खंडित किया जाना संभव ना हो। जैसे हम यहाँ पे माने तो आय 0 से 9, ये इसकी पहचान है समावेशी श्रेणी की, कि वर्गांतर 0 से 9, अगला 10 से 19, फिर अगला 20 से 29, फिर अगला 30 से 39, फिर अगला 40 से 49 और फिर अगला 50 से 59 होगा। अविच्छिन्न श्रेणी की पहचान 4 चीज़ों से भी हो सकती है। पहली बात वर्गांतर, जो आप यहाँ पर उदाहरण में देख रहे हैं, मध्य बिंदु, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, और से कम से अधिक वर्गांतर से। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे आती है संचयी आवृत्ति तैयार करना। बहुत से विद्यार्थी से संचयी आवृत्ति बनाने में समस्याएं पैदा होती हैं। तो संचयी आवृत्ति बनाना बहुत सरल है। कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। संचयी आवृत्ति साशय है, केवल आवृत्तियों को संचयी रूप से लिखना है। ये भी 2 प्रकार की होती है। पहला, जैसे हम से कम संचयी आवृत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न हम मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये अंक थे। ये उनके विद्यार्थियों की संख्या थी 1, 3, 9, 5, 2। अब हमें इससे कम संचयी आवृत्ति बनानी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 10 से कम अंक पाने वाले, 20 से कम अंक पाने वाले, 30 से कम अंक पाने वाले, 40 से कम और 50 से कम अंक प्राप्त होने वाले। संचयी आवृत्ति बनानी है तो पहली संख्या जैसे दी हुई है ऐसी कैसी लिख दीजिए। दूसरा, 20 से कम में संचयी आवृत्ति के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर की संचयी आवृत्ति प्लस उसकी आवृत्ति, अर्थात 1 + 3 = 4। 30 से कम के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 9। 40 से कम के लिए हम क्या करेंगे, 13 + 30 से 40 के सामने वाली आवृत्ति 5। और 50 से कम के लिए हम क्या करेंगे, 18 + 40 से 50 के बीच वाली
आवृत्ति 2, इस तरह से ये से कम संचयी आवृत्ति बनाई जाती है। से अधिक संचयी आवृत्ति कैसे बनती है, हम उसी प्रश्न के देखते हैं। इसमें 0 से 10 विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 10 से 20 12, 20 से 30 13, 30 से 40 5, 40 से 50 1। से अधिक हम अब यहाँ लिखेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और 40 से अधिक, क्योंकि 10 के अंतर है इसलिए 10 के अंतर में 40 से अधिक। इसकी संचयी आवृत्ति कैसे बनती है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते चलेंगे या माइनस करते चलेंगे। इसके अगर हम बनाने की बात देखें तो, और हम इसे इस प्रकार से बना लेते हैं। आगे बढ़ें। मध्य बिंदु हम कैसे तैयार करते हैं, तो मध्य बिंदु से आशा होता है वर्गांतर के बीच की संख्या, ये 2 प्रकार से ये भी गणना की जाती है। अपवर्जी श्रेणीज में कैसे हम मध्य बिंदु निकालते हैं, तो देखिए एक प्रश्न है हमारे पास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये उसके विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। हम मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है L1 मतलब निम्न सीमा प्लस L2 मतलब उच्च सीमा, और दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे बना, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर मध्य बिंदु हुआ 5। दूसरे के लिए 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15 हुआ। इसी प्रकार से हम बाकी को बनाते हैं। समावेशी श्रेणी में हम कैसे बनाते हैं, यह गलती से अधिक संचयी आवृत्ति लिखी हुई है। ये समावेशी श्रेणी में किस प्रकार से बनता है, ये समावेशी श्रेणी का प्रश्न है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। इसमें भी वही है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 14.5। इसी प्रकार से हम बाकी मध्य बिंदु बनाते हैं। अब हम सांख्यिकी के महत्वपूर्ण चैप्टर पर आगे आते हैं, वो है सांख्यिकी माध्यों का अर्थ एवं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जब हम समंकों का संकलन, संपादन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, ये सब सांख्यिकी की प्रारंभिक अवस्थाएं मात्र हैं। इससे हम समंकों की सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने नहीं ला पाते हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप में भी हमें रखना होता है। अर्थात माध्य को हम उसी इकाई के में व्यक्त करते हैं जिसमें मूल समंक संग्रहित किए गए हैं। इस संबंध में क्लार्क और शकाडे की एक परिभाषा मिली कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयास मात्र है। अब बात आती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो समंक माला में, अर्थात जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उसमें किसी बिंदु के चारों ओर केंद्रित होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इस संबंध में सिम्पसन एवं काफ्का की परिभाषा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है या इसके कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य या इसके कार्य बोल सकते हैं हम, तो सामग्री को सरल एवं संक्षिप्त रूप में, चित्रिक रूप में प्रस्तुत करना। जो भी समंक हमने एकत्रित किए हैं उसे तुलना करने में सहायता प्रदान करना। जो भी समूह हमने लिया है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। जो हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाना चाहते हैं उन भावी योजनाओं क्रियाओं का आधार हो, किसी भी प्रकार के लिए विश्लेषण के लिए आधार हो और गणितीय क्रियाओं का आधार हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हम कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सहायक हो। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है आदर्श माध्य के आवश्यक तत्वों की। तो सबसे पहले आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व हैं, उसमें माध्य की परिभाषा जो होगी स्पष्ट और स्थिर शब्दों में व्यक्त होनी चाहिए ताकि अनुमान लगाने की गुंजाइश ही ना बचे। माध्य वास्तव में समग्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। गणना करने व समझने में सरल होनी चाहिए।
न्यायादर्श के परिवर्तन का कम से कम प्रभाव हो। न्यायादर्श हम इसे बोलते हैं जब हम केवल कुछ चीज़ों को चूज़ करके देखते हैं। जैसे चावल पकाते समय महिलाएं चावल के कुछ दानों से ये जान लेती हैं कि चावल पका है कि नहीं। इसे हम न्यायादर्श भी कहते हैं। माध्य एक निश्चित संख्या में होना चाहिए और जो संख्या हो वो निरपेक्ष होनी चाहिए। यहाँ तक कि माध्यों का प्रयोग बीजगणितीय तथा अंकगणितीय विवेचन दोनों प्रकार से हो जाना चाहिए। श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी माध्य के प्रकार की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, गणित संबंधी माध्य, मैथमेटिकल एवरेज। इसमें पहला आता है समांतर माध्य या मध्यक, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक एवरेज या जिसका सबसे प्रचलित नाम है मीन। दूसरा गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। और चौथा वर्गीकरणीय माध्य। इसके अलावा स्थिति संबंधी माध्य भी आते हैं, जिसमें पहला है मध्यका, जिसे हम मीडियन कहते हैं, और दूसरा है भोजठक या बहुलक। तो साथियों, इसके अलावा एक तीसरा भी प्रकार होता है व्यापारिक माध्य, जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल एवरेज। इसे 3 भागों में बांटा गया है, चल माध्य, मूविंग एवरेज, प्रगामी माध्य अर्थात प्रोग्रेसिव एवरेज, और संगठित माध्य अर्थात कंपोजिट एवरेज। क्योंकि विद्यार्थियों के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, आ और बा, इसलिए मैंने इस वीडियो में यहीं तक की चीज़ों को शामिल किया है। आप लोगों का जैसे ही सहयोग मिलेगा, आपके विचार मुझे मिलेंगे, तो मैं आगे की वीडियो अवश्य बना कर प्रस्तुत करूँगा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूँगा कि अपने कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो पसंद है तो शेयर्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।